नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का हम 7वां पार्ट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योयो परीक्षण को किसने प्रतिपादित किया? हु परफॉर्मेड द योयो टेस्ट? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि योयो टेस्ट को हम बीप टेस्ट भी बोलते हैं। बीप टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। ये किसने दिया था, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, जेन्स बैंक्सबो। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट किसने दिया, इसमें हमसे पूछ लेते हैं। तो योयो टेस्ट हमने देख लिया कि वो जेन्स बैंक्सबो ने दिया था। नेक्स्ट है, फ्रीडल का मैदान हॉकी परीक्षण इसका मापन करता है। फ्रीडल का जो फील्ड हॉकी टेस्ट है वो क्या मेजर करता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ड्राइव फॉरवर्ड। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक इस तरीके से ग्राउंड बनाया दिया जाता है, तो इसमें यहाँ से बॉल ड्रिबल करके सेंट्रल लाइन तक हमें आना होता है। यही पूरा फ्रीडल का एक फील्ड हॉकी टेस्ट होता है। इसमें ड्रिबल करते हुए हम बॉल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। बाकी जब टेस्ट एंड मेजरमेंट के जो टेस्ट हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें हम देख लेंगे। लेकिन अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि फ्रीडल का जो फील्ड हॉकी टेस्ट है वो ड्राइव फॉरवर्ड, आगे की तरफ ड्रिबलिंग करना या फिर बॉल को ड्राइव करना हम देखते हैं, उसको हम मेजर करते हैं इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, लॉकहार्ट बैडमिंटन कौशल परीक्षण क्या मापता है? अब की बार हमसे बैडमिंटन का एक स्किल टेस्ट पूछा गया है जिसका नाम है लॉकहार्ट। वो क्या मापता है, ये हमसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, एबिलिटी टू प्ले, खेलने की योग्यता को मापता है। इसमें जैसा हम खेलते हैं वैसी कंडीशन बना दी जाती है। ये मान लो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग लाइन है, इसके बाद में शटल कॉक को यहाँ से हिट करना होता है। तो कंटिन्यूस यही काम चलता रहता है, जिसको कि हम खेलने की योग्यता या फिर एबिलिटी टू प्ले बोलते हैं। इसमें नॉर्मली यही देखते हैं कि कोई प्लेयर सही से बैडमिंटन खेल रहा है या नहीं, उसको खेलना आता है या नहीं, ये उसकी स्किल को हम टेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं लॉकहार्ट बैडमिंटन टेस्ट। नेक्स्ट है, जॉनसन का बास्केटबॉल कौशल परीक्षण निम्न में से सभी को शामिल करता है सिवाय। देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि जॉनसन का जो बास्केटबॉल स्किल टेस्ट है वो इन 4 ऑप्शंस में से 3 इसमें शामिल होते हैं, एक नहीं होता। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, लेअप शॉट। इसमें 3 शामिल होते हैं। कौन से होते हैं? थ्रो फॉर एक्यूरेसी, डोजिंग रेस और जंप एंड रीच, ये तीनों होते हैं। लेकिन लेअप शॉट उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। थ्रो फॉर एक्यूरेसी में क्या होता है, यहाँ बास्केट है, उसमें आपने कितना स्कोर किया है उसमें एक्यूरेसी देखते हैं। मान लो 10 आपने थ्रो किए, 10 में से अगर आपने 8 किया तो ये आपकी एक्यूरेसी आ गई। डोजिंग रेस, आपके सामने ऑब्स्टेकल रहते हैं या फिर प्लेयर रहते हैं, इनसे बच के आपको जाना होता है, वो होती है डोजिंग रेस। जंप एंड रीच, आपको जंप करना है, जंप करके फिर बॉल को आप अंदर बास्केट करते हो। ये तीनों जॉनसन का जो बास्केटबॉल स्किल टेस्ट है उसके अंदर आते हैं, लेकिन लेअप शॉट नहीं आता, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उल्लेख नॉक्स बास्केटबॉल कौशल परीक्षण में नहीं है? देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने जॉनसन का जो बास्केटबॉल का स्किल टेस्ट है उसको हमने देख लिया। उसमें टोटल 3 टेस्ट आइटम आते हैं। नॉक्स में भी 3 टेस्ट आइटम आते हैं। वो कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है। एक उसमें नहीं आता, वो है वर्टिकल जंप। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दीवार पर उछालना, ड्रिबल शॉट और तेजी से ड्रिबल, फास्ट ड्रिबल, ये 3 आते हैं नॉक्स का जो बास्केटबॉल टेस्ट होता है उसके अंदर। दीवार पर उछालने में क्या होता है, सामने दीवार है और उस पर आपको कंटिन्यूअस बॉल को मारना होता है। बॉल को वापस कैच कर रहे हो फिर वापस मार रहे हो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती जाती है। ये होता है बाउंस ऑन दी बॉल। फिर है ड्रिबल शॉट। ड्रिबल आप समझ गए, आप बॉल को ड्रिबल कर रहे हो फिर शॉट मार रहे हो। फास्ट ड्रिबल में आप बॉल को फास्ट ड्रिबल कर रहे हो, उसकी ड्रिबलिंग फास्ट कर रहे हो। ड्रिबल मैंने बताया था क्या होता है, बॉल आपके हाथ में है और नीचे की तरफ बॉल आपको टप्पा खिलाते हो, टप्पा खिलाकर वापस बॉल आपके हाथ पे टकराती है। इस पूरी प्रोसेस को ड्रिबलिंग बोलते हैं। तो ये 3 आइटम होते हैं नॉक्स के बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है, खेल वैज्ञानिक रिचर्ड गैंसलेन ने शोध किया है कि डिस्कस की वायु गति को निर्धारित करने में डिस्कस को फेंकने के किस कोण पर पकड़ना चाहिए। देखिए ये डिस्क होती है, डिस्कस थ्रो आपने देखा हुआ किस तरीके का होता है, ये राउंड शेप की डिस्क होती है, उसको आपको थ्रो करना है। तो थ्रो करने के लिए एंगल सबसे बेस्ट कौन सा होता है, ये बताया था एक खेल वैज्ञानिक हुए हैं रिचर्ड गैंसलेन ने, वो है 29 डिग्री। 30 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 डिग्री पर जब आप
उस डिस्क को फेंकते हो वो हवा को चीरते हुए, हवा को पास करते हुए सबसे मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। ये हमारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हुए थे रिचर्ड, इन्होंने इस बात को प्रूव किया था। उसके बाद में 29 डिग्री को सबसे बेस्ट माना जाता है कि इस कोण पर हम उसको पकड़ते हैं, डिस्कस को हमने 29 डिग्री पे पकड़ना है, जिससे कि हम मैक्सिमम उस पर फोर्स लगाकर उसको मैक्सिमम दूरी तक उसको फेंक सकें। ये डिग्री थी 29 डिग्री, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए। देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसको हम एज ए ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? राइट आंसर हमारा जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, कोई भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमें लंग्स पे भी काम करना चाहिए, हमारे जो फेफड़े हैं उनसे भी हमें काम लेना चाहिए, हमारी मसल्स हैं वो तो काम करते ही हैं। जब हम कोई भी छोटी मोटी भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स तो जरूर काम करेंगी और हमारा हार्ट भी उसमें काम करना चाहिए। ये तीनों जब मिलते हैं तो ये तीनों मिलकर ही एक प्रॉपर एक्सरसाइज बनाते हैं। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट हो गया, क्योंकि जब हम कोई भी फील्ड गेम है उसकी ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ये दोनों उसमें फिर सेम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में भी आपको रनिंग करनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी या फिर रनिंग कुछ भी करते हो उसमें आपके फेफड़े भी काम करेंगे, आपकी मांसपेशियां भी काम करेंगी और आपका हृदय या फिर हार्ट भी काम करेगा। ये तीनों काम करते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। देखिए, जो लिस्ट फर्स्ट है उसके अंदर 4 टेस्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको गेम दिए गए हैं, ये 4 गेम। आपको ये बताना है कि ये जो 4 टेस्ट हैं ये कौन से गेम के हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट आंसर आपको बता रहे हैं बी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 4 3 1 2, 4 का मतलब मैकडोनल्ड जो टेस्ट है वो फुटबॉल से संबंधित है, मैकडोनल्ड टेस्ट फुटबॉल। इसके बाद में है लॉकहार्ट और मैकफर्सन, ये है बैडमिंटन से रिलेटेड। डायर टेस्ट हम टेनिस के अंदर देखते हैं और रसल लैंग टेस्ट है वॉलीबॉल का। ये चारों टेस्ट इस तरीके से होते हैं। तो अगर आप तरीके से इन सभी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट कौन से गेम से संबंधित है। एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैकडोनल्ड परीक्षण कौन से खेल से संबंधित है या फिर मैकडोनल्ड टेस्ट रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको सीधा वहां पर फुटबॉल कर देना है। लॉकहार्ट है बैडमिंटन से, डायर टेस्ट है टेनिस से और वॉलीबॉल से है रसल लैंज टेस्ट। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक बार फिर सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसमें भी 2 लिस्ट हमें दे रखी हैं। इन दोनों लिस्ट में हमें बताना है कि ये जो टेस्ट हैं ये क्या मेजर करते हैं। इसमें कि स्क्वायर थ्रस्ट, ब्रिज अप परीक्षण, सार्जेंट जंप और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, ये चारों क्या टेस्ट करते हैं एक बॉडी में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपको अपने आप को चेक करना है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 का मतलब हो गया विस्फोटक शक्ति, ये हम सार्जेंट जंप से मेजर करते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम सार्जेंट जंप से मेजर करते हैं, जिसको हम वर्टिकल जंप भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ जब हम कूदते हैं, जंप करते हैं, उसी को ही सार्जेंट जंप या फिर वर्टिकल जंप बोलते हैं। इसमें एक्सप्लोजिव पावर या फिर हमारी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है। एजिलिटी, इसको हम चपलता या फिर फुर्ती बोलते हैं, वो हमें स्क्वायर थ्रस्ट के अंदर देखने को मिलती है। आप तेजी से स्क्वाट लगा रहे हो तो उसके अंदर आप में एजिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लचीलापन, लचीलापन ब्रिज अप परीक्षण, फ्लेक्सिबिलिटी को ब्रिज अप परीक्षण से मेजर किया जाता है। और लास्ट में है सहनशीलता, उसको करते हैं हम फ्लेक्स्ड आर्म हैंग से। शक्ति स्थायित्व इसमें नाम दिया गया है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। स्थायित्व का मतलब आप स्थिर हो, आप स्टेशनरी पोजीशन में हो, वो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसे रॉड लगी हुई है और उस पर हमें लटकना है, जो कि मेनली अफर्ड का जो यूथ फिटनेस टेस्ट है उसमें गर्ल्स के लिए होता है ये। तो इसमें एंडोरेंस चेक होती है, सहनशीलता चेक होती है कि कोई लड़की कितने समय तक उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर रही है। तो इस तरीके से इन चारों को आप समझ सकते हो कि कौन से टेस्ट से क्या मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है। एक जो हमारा टेस्ट होता है उसका पर्पज क्या है, मेनली टेस्ट का पर्पज क्या है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। देखिए, कोई भी टेस्ट जब होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हुआ हो,
मान लो जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें जो टेस्ट करने वाला है और जिसका टेस्ट हो रहा है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सही तरीके से वो काम चल रहा है। इसके बाद में बात आती है स्कोरिंग की। उनकी स्कोरिंग अच्छे से हुई हो, दिशा निर्देश की स्पष्टता के साथ। उनकी जो गाइडलाइन है, टेस्ट की जो कुछ गाइडलाइन हमें बनाई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग वो टेस्ट मेजर हुआ है या नहीं। जैसे कि मेल की अलग गाइडलाइन होती हैं, फीमेल की अलग होती है। तो इन सभी गाइडलाइंस में अगर वो टेस्ट सही फिट बैठता है, इसका मतलब हमारा जो टेस्ट का पर्पज़ है वो सही से हो गया। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, इस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों और लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है। देखिए, कोई भी जब हम टेस्ट बनाते हैं तो इसमें हम ध्यान में रखते हैं कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए। मान लो कोई फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है, उसमें लड़कों का 100 मीटर का टाइम आना चाहिए 14 सेकेंड्स, तो हम लड़कियों का वो टाइम कर देंगे 16 सेकेंड्स या फिर 18 सेकेंड्स। ये हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वो डिफरेंस उस टेस्ट के अंदर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जाएगा डी, इंटेलिजेंस टेस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं, बुद्धि के परीक्षण में हम कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं करते हैं, मेल और फीमेल का सेम होता है। क्योंकि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हमें फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना नहीं पड़ता। आपको दौड़ना नहीं पड़ता, जंप नहीं मारना, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक जगह पे बैठकर उस टेस्ट को देना है। मान लो 100 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, तो सभी को एक तरीके से बैठाया जाएगा, उसके बाद में उस टेस्ट को देना होता है। तो इसमें मेल और फीमेल में हम अलग से उसके स्टैंडर्ड नहीं बनाते, में सबके लिए स्टैंडर्ड सेम होते हैं। बाकी स्किल टेस्ट है, एथलेटिक टेस्ट है और फिटनेस टेस्ट है। इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टर्म बीच में आ जाती है, फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी आ गई उसमें मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, इन सब के लिए अलग अलग गाइडलाइन होती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, एर्गोमीटर। देख लेते हैं ये किस तरीके का होता है। ये देखिए, ये है एर्गोमीटर। इसमें देखिए, एर्गोमीटर ग्रीक शब्द एर्गन से आया है। इसका मतलब होता है काम और मेट्रॉन, इसका मतलब हो गया माप। और एर्गोमीटर का इस तरीके से शाब्दिक अर्थ हो गया कार्य मापक। एर्गन और मेट्रन, वर्क मेजरर, वर्क को मेजर करने वाली ये डिवाइस होती है। ये देखिए, यह महिला कितनी खुश है अपने काम को इस स्क्रीन पे देखकर, ये मैं कितना काम आज कर रही हूँ। तो एर्गोमीटर इसी काम में आता है कि आपने कितना काम किया है, उस काम को मेजर करने की एक डिवाइस होती है। ये भी एक एर्गोमीटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, उसे कहा जाता है। कोई टेस्ट है, उसमें ये मान लो पास पास में ऑब्स्टेकल है, इन ऑब्स्टेकल्स को बच्चों को पार करना है और पार करते हुए दौड़ना है, जल्दी जल्दी ये काम करना है। तो उसमें हम बच्चों की कौन सी टेस्टिंग करते हैं, बच्चों का हम कौन सी एबिलिटी को चेक करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, चपलता की हम जांच करते हैं, एजिलिटी को हम चेक करते हैं। क्योंकि ये ऑब्स्टेकल हैं, इन ऑब्स्टेकल को मान लो हमने बच्चों को टाइम दे दिया कि इसको आपको 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना है, तो जो बच्चा ज़्यादा एजाइल होगा, ज़्यादा फुर्तीला होगा, वो इसको सबसे जल्दी कंप्लीट कर लेगा। इसीलिए बाधाओं को पार करने की जो दौड़ होती है उसमें हम एजिलिटी या फिर चपलता की जांच करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हम इन 4 ऑप्शंस में से ये पूछा गया है कि मस्कुलर एंडोरेंस को नापने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन से टेस्ट का यूज नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 मीटर रनिंग एंड वॉकिंग, 12 मीटर की दौड़ और चलना। इसमें मस्कुलर एंडोरेंस है, इसकी टेस्टिंग नहीं होती। बाकी तीनों में होती है, सिटअप्स में होती है। आप समझ गए होंगे कि हम लेटकर जब एब्डोमेन की एक्सरसाइज करते हैं, एक बार हमें ऊपर उठना है, एक बार नीचे की तरफ जाना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सिटअप्स। इसमें भी आपकी मस्कुलर एंडोरेंस, आपकी मसल्स में कितनी ताकत है, कितने समय तक आप उस एक्सरसाइज को कर पाते हो, वो सिटअप्स में हम देखते हैं। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग हमने देख ही लिया था, एक जो रॉड है उस पर कोई लटका हुआ है, तो उसमें भी आपकी मस्कुलर एंडोरेंस है, आपकी हाथ की ताकत है, उसको मेजर किया जाता है। फिर है लॉन्ग वॉक्स, दूर तक चलना। देखिए, आप
12 मीटर दौड़ या चल रहे हो, 12 मीटर की आपकी रनिंग है या फिर चल रहे हो, इसमें नहीं होता। लेकिन अगर आप लॉन्ग वॉक पे जाते हो, लॉन्ग वॉक का मतलब आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, तो अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं है, मसल्स में अगर एंडोरेंस पावर नहीं है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए मस्कुलर एंडोरेंस होना जरूरी है, मांसपेशीय सहन शक्ति होना जरूरी है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो इसमें 12 मिनट नहीं है, 12 मीटर की रनिंग है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम 12 मीटर की जगह 12 मिनट देख लेते हैं और हम सी की जगह डी को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाओ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके बाद में उसके ऑप्शंस को देखना है और उसी के बाद आपको उसका आंसर करना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब हुआ था इंडिया में एस्टेब्लिश? ये हमसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 1965। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में फिटनेस के लिए एक कॉर्प्स बनाया गया था, एक कोर की स्थापना की गई थी, वो 1965 में हुआ था। उसके बाद से इंडिया में फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो आपको ध्यान में रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है कि 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।